नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अंतरिम बजट 2024 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। तो अंतरिम बजट 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। निर्मला सीतारमण का ये 6वीं बार बजट पेश करने का अनुभव रहा उनकी लोकसभा में। अब ये अंतरिम बजट होता क्या है, तो चुनाव से पहले जो वित्तीय विवरण पेश किया जाता है उसे अंतरिम बजट कहते हैं। और इसकी जरूरत क्या होती है? अब देखिए, चुनाव होना है तो जो पूर्ण बजट है वो चुनाव के बाद ही आएगा, लेकिन सेवा में निरंतरता बनाए रखने के लिए अंतरिम बजट की जरूरत होती है। बात की जाए बजट की, तो बजट का जो उल्लेख है वो संविधान में कहीं नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से बजट को दर्शाया गया है। अंतरिम बजट है उसका आकार कितना है, तो आकार है 47,65,768 करोड़ रुपए। अब भारत को जो है 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य दिया गया है वो 2026-27 तक प्राप्त करने का दिया गया है। इसके अलावा 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है 2029-30 के तहत रखा गया है। इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। 2024-25 के इस अंतरिम बजट में 4 बिंदुओं पर प्राथमिकता दी गई है: गरीबी, युवा, महिलाएं और अन्नदाता यानी किसान। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, इस बजट में हुआ क्या कि सरकार ने अपने पिछले 10 वर्ष के कार्यों को बहुत अच्छे से बताया है इस अंतरिम बजट के दौरान। गरीबी के तहत अगर देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, यह बताया गया। इसके अलावा पिछले 10 सालों में औसत आय में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा पीएम जनधन खातों में 34 लाख करोड़ का हस्तांतरण हुआ है, जिसके तहत सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। बात करेंगे पीएम स्वनिधि की, तो इसके तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है। तो ये डाटा आपको याद रखना है कि पिछले 10 वर्षों में सरकार की उपलब्धियां क्या क्या थी गरीबी के लिए। आगे बात करेंगे युवाओं की, तो कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवा प्रशिक्षित किए गए। वर्ष 2023 में सरकार ने बताया है कि 3000 ITI हो गए हैं, 23 IIT हो गए हैं, 22 AIIMS यानी एम्स हो गए हैं। वहीं भारत में 2023 में कुल 1113 यूनिवर्सिटियां हो गई हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 43 करोड़ ऋण की स्वीकृति दी गई है। तो ये युवाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आगे बात करेंगे नारी शक्ति यानी महिलाओं के लिए सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही। तो उच्च शिक्षा में जो महिला नामांकन है वो 28% तक हो गया है। वहीं 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण केवल महिलाओं को दिया गया है। इसके अलावा स्टेम कोर्स में महिला नामांकन बढ़कर 43% हो गया है। स्टेम मतलब साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथ। पहले इन विषयों में या कोर्सेज में महिला नामांकन बहुत कम होता था। आगे बात करेंगे तो देखेंगे कि पीएम आवास योजना के तहत 70% जो मकान है वो ग्रामीण महिलाओं को दिए गए। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह द्वारा लगभग 1 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई हैं और लखपति दीदी को बढ़ावा दिया गया है। आगे बजट में किसानों के बारे में बताया गया है कि पीएम किसान योजना के तहत लगभग 11.8 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। ये डेटा आपको एज इट इज याद रखना है, इन्हीं में से आपके प्रश्न बन जाएंगे। इसके अलावा पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 4 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। ई नाम के तहत 1361 मंडियां बनाई गई हैं। इसके अलावा खुरपका और मुंहपका रोग से निपटने हेतु सरकार ने नई नीतियां लागू की हैं। इसके अलावा मत्स्य संपदा विभाग की स्थापना भी की गई है। किसानों के लिए नैनो DAP के उपयोग को भी बढ़ावा दिया गया है। आगे अंतरिम बजट में बताया गया है कि जो GDP का अनुमान है वो 7.3% रहने का बताया गया है। GDP का नया रूप बताया है इस बजट में। वैसे GDP का रूप होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बजट में GDP का नया रूप बताया गया है। G के लिए गवर्नेंस, D के लिए डेवलपमेंट और P के लिए परफॉर्मेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि अंतरिम बजट में GDP के नए रूप में P का क्या मतलब है, तो कुछ भी बदलकर आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो 2047 तक रखा गया है और इसके लिए 3 माध्यम बताए गए हैं: डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सी। इसके अलावा जो माध्यम है उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इस बार सबका प्रयास स्लोगन भी जोड़ा गया है। आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि जो रेलवे है उसके लिए 3 प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर लागू करने की बात सरकार ने की है। पहला आर्थिक कॉरिडोर होगा ऊर्जा खनिज सीमेंट कॉरिडोर, दूसरा होगा बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर और तीसरा होगा उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। 4000 वंदे भारत बोगियों को ट्रेनों में लगाया जाएगा।
आगे भी बजट में सरकार की उपलब्धियों को बताया गया है कि नेशनल हाईवे वर्ष 2022 तक 1,44,634 किलोमीटर के रूट के साथ विकसित किए गए। इसके अलावा विद्युतीकृत रेल रूट की बात की जाए तो कुल 50,394 किलोमीटर रूट विकसित किया गया है। वर्तमान में एयरपोर्ट की संख्या 149 हो गई है। बजट में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो वर्ष 2070 को रखा गया है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके लिए कुछ और नीतियां सरकार ने बताई हैं, तो उसमें बताया गया कि पवन ऊर्जा हेतु वित्त पोषण किया जाएगा और इसके तहत अपतटीय पवन ऊर्जा का लक्ष्य जो है वो 1 गीगावाट रखा गया है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण का जो लक्ष्य है वो 2030 तक रखा गया है। अब रूफटॉप सोलर के तहत 1 करोड़ परिवार को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की बात भी सरकार ने कही है। नवंबर 2023 में गैर जीवाश्म ईंधन से बिजली का जो प्रतिशत है वो 43.9% हो गया है, जो कि 2004 में 30.4% था और 2014 में 32.3% था। आगे बजट में बताया गया है कि उज्ज्वला योजना के तहत कुल 10 करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं। उजाला स्कीम के तहत 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए हैं। इसके अलावा 72.2 लाख एलईडी ट्यूबलाइटों का भी वितरण किया गया है। सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण की शुरुआत 9 से 14 वर्ष की लड़कियों से की जाएगी। मिशन इंद्रधनुष जो कि टीकाकरण से जुड़ा है, उसके लिए यूबिन पोर्टल भी शुरू किया गया है। इसके अलावा 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने की भी बात कही है। बजट में बताया गया है कि चालू खाता घाटा 1% रहा है। बेरोजगारी दर 3.2% रही है। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ रहा है। वहीं महंगाई दर 5.5% रही है। तो ये डेटा आपको एज इट इज याद रखना। डेटा में आपको याद रखना है कि राजस्व प्राप्ति का जो अनुमान है 30 लाख करोड़ है। राजस्व व्यय 36.5 लाख करोड़ है। पूंजीगत प्राप्ति 17.6 लाख करोड़ है। वहीं पूंजीगत व्यय 11.1 लाख करोड़ बताया गया है, जो कि जीडीपी का 3.4% है। आगे बात करेंगे राजकोषीय घाटे की, तो राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान बताया गया है। इसके अलावा राजस्व घाटा 2%, प्राथमिक घाटा 1.5% और प्रभावी राजस्व घाटा 0.8% रहने का अनुमान रखा गया है। जो राजकोषीय घाटा है उसे वर्ष 2025-26 में 4.5% से कम लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। आगे देखेंगे कि किस मंत्रालय को कितना आवंटन किया गया है। तो सबसे ज्यादा आवंटन रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए के साथ किया गया। एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के लिए 2.78 लाख करोड़, रेलवे के लिए 2.55 लाख करोड़, गृह मंत्रालय के लिए 2.03 लाख करोड़, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1.77 लाख करोड़, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बात करेंगे कि किन योजनाओं पर कितना रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। तो मनरेगा पर 86,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कि प्रमुख योजनाओं में सबसे ज्यादा आवंटित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 38,183 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80,671 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पीएम किसान योजना के तहत 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं जल जीवन मिशन के लिए 70,163 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बात की जाए सकल कर राजस्व की, जो कि बजट 2024-25 के अनुमान के तहत है, तो वो 38.31 लाख करोड़ के लगभग बताया गया है, जो कि जीडीपी का 11.7% है। अब जो ये सकल राजस्व है, इसमें 3 प्रमुख मदें क्या हैं जहां से ये आएगा। तो आयकर से सबसे ज्यादा 11.56 लाख करोड़ आएंगे। इसके बाद जीएसटी से 10.68 लाख करोड़ रुपए आएंगे और निगम कर से 10.43 लाख करोड़ रुपए के सकल राजस्व की बात की गई है। अब आगे बात करेंगे कि रुपया आता कहां से है और रुपया जाता कहां है। तो सबसे ज्यादा जो रुपया है वो उधार एवं अन्य देयताएं से आता है। वहीं बात की जाए जाने की, तो सबसे ज्यादा जो रुपया है वो ब्याज अदायगी में जाता है। तो ये कुछ बजट से संबंधित कुछ आंकड़े थे जिनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है।